हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन फॉर केमिस्ट्री लेक्चर। हैलोजन डेरिवेटिव्स का पार्ट हम देख रहे हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स में रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड्स, हेलो अरेन्स के जो रिएक्शन हैं उनके बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था। हेलो अरेन्स के जो रिएक्शन है उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे क्यों नहीं होता है ये हमने वहाँ पे देख लिया था। उसके बाद आज हम देखने जा रहे हैं हेलो अरेन्स में या अराइल हैलाइड जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, क्यों होती है, ये हम आज वहाँ पे देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने डिस्कशन किया हुआ था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो अरेन्स में क्यों नहीं होती। ठीक है, मतलब नॉर्मल बेसिस पे वो रिएक्शन जैसे अल्काइल हैलाइड में हो सकती है तो अराइल हैलाइड में वो रिएक्शन क्यों नहीं होती, ये डिस्कशन हमने इसके पहले लेक्चर में किया था। और उसके साथ साथ हमने कुछ ऐसे कंडीशंस भी देखे थे कि जो कंडीशंस अप्लाई करने के बाद कुछ हेलो अरेन्स ऐसे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे दिखाते हैं। वो भी रीजंस हमने वहाँ पे दिए थे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे ही आप वहाँ पे बढ़ाते जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो कंडीशंस हम वहाँ पे डालते हैं वो कंडीशन धीरे धीरे घटती जाती है। वो उतनी कंडीशन वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली हमें ये देखना है कि अगर हमने क्लोरोबेंजीन वहाँ पे लिया है और क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर में NO2 ग्रुप, मतलब NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने वहाँ पे उस स्ट्रक्चर में अटैच कर दिया। तो वो अटैच करने पर हमें एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे क्या करना पड़ता है, वो रिएक्शन को कैरी करना पड़ता है और उससे वहाँ पे Cl की जगह पे हम OH भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। मतलब Cl वहाँ से चला जाएगा और OH वहाँ पे अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे हो रहा है, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए जो अराइल हैलाइड है वो अराइल हैलाइड में किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आपको ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आपको अटैच करना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे कर सकता है। उसके रीजंस भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे और ये भी बताया था उसके साथ साथ कि एक्चुअल में 228 पेज नंबर पे ग्रीन कलर के बॉक्स में वहाँ पे दिया हुआ है कि वहाँ पे क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप उन्होंने अटैच किया है और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया है। एक्चुअल में वो जो सिलेबस है वो वहाँ से नहीं है अब, मतलब डिलीटेड ओमिटेड सिलेबस में है, तो वो उतना मैं टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगी। बट आई सजेस्ट यू ऑल कि एक बार तो आप वहाँ पे देख लीजिए, बिकॉज रेजोनेंस कैसे निकालते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो अभी तक तो आपको पता चल गया है। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बेस्ड ऑन reactions of aryl halide, which is electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे SE रिएक्शन भी कहा जाता है, वो रिएक्शन हेलो अरेन्स में वहाँ पे होती है। ठीक है, बेसिकली ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हो, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट्स वहाँ पे आपके पास होने चाहिए। क्या लिखा है, अराइल हैलाइड्स अंडरगो SE रिएक्शन, ये SF नहीं है, SE रिएक्शन स्लोली एज कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, बट अराइल हैलाइड जो होते हैं वो बेंजीन जितनी फास्ट स्पीड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकते, बिकॉज बेंजीन में सिर्फ आपको क्या वहाँ पे दिखाई देगा, एक बेंजीन की रिंग है। बट हेलो अरेन्स का अगर आप देखते हो तो हेलो अरेन्स में बेंजीन रिंग से वहाँ पे Cl Br कोई ना कोई हैलोजन वहाँ पे अटैच होता है। सो इट इन्फ्लुएंसेस दैट कि अराइल हैलाइड दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बट नॉट that ease as they are shown by particular benzene. हेलो अरेन्स देखो, a halogen atom has strong electron withdrawing effect, deactivates the ring and SE reaction occur। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो हैलोजन होते हैं, मतलब जैसे हम यहाँ पे क्लोरीन की बात करेंगे क्योंकि हर एक इसमें उन्होंने क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल वहाँ पे दे के रखा है। सो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन वहाँ पे क्या दिखाता है आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है, मतलब -I इफेक्ट जो है वहाँ पे वो दिखाता है। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम की तरह भी वो ट्रीट
सेपरेट होगा। बट माइनस आई इफ़ेक्ट जो होगा, इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो होगा, वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट मतलब डोमिनेट हो जाता है वो पर्टिकुलर प्लस आर इफ़ेक्ट पे। सो प्लस आर इफ़ेक्ट की ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगा माइनस आई इफ़ेक्ट जो है क्लोरीन दिखाएगा, वही हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। सो नेक्स्ट है माइनस आई इफ़ेक्ट ऑफ Cl इज़ मोर पावरफुल देन इट्स प्लस आर। माइनस आई इफ़ेक्ट जैसे मैंने अभी कहा था कि माइनस आई इफ़ेक्ट जो होता है वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होगा क्लोरीन के केस में, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हैलोजन के केस में। जैसे पहले भी ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि हैलोजन जो होते हैं, जब हम हैलो अरेंज की बात करते हैं, हैलोजन की जब हम बात करते हैं, तो हैलोजन जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट वहाँ पे दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट वहाँ पे वो दिखाएंगे, बट उसके साथ साथ वो प्लस आर इफेक्ट भी वहाँ पे दिखाते हैं। बट देर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन आई इफेक्ट एंड आर इफेक्ट, सो विच इफेक्ट डोमिनेट्स अदर। बेसिकली माइनस आई इफ़ेक्ट जो है, वो माइनस आई इफ़ेक्ट जो है वो हमेशा डोमिनेट करता है हैलोजन्स के केस में, स्पेशली क्लोरीन के केस में तो वो ज़्यादा ही वहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, क्लोरीन इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लोरीन जो होता है वो हमें पता है कि क्लोरीन जब भी किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे आपको ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे आपके जो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये तो पता है। बट उसके साथ साथ बट ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो वहाँ पे क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। वो क्या कर सकता है, वो बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे बहुत क्राउडिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब रीच है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, वहाँ पे विड्रॉ करके वहाँ पे डीएक्टिवेट कर सकता है बेंजीन रिंग को, एंड हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ दिस हैलो अरीन। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचो कि अगर मैंने कहा कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ क्लोरीन की, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ क्लोरीन या क्लोरोबेंजीन, समझ लो आप, क्लोरोबेंजीन की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। हेलोजिनेशन का पार्ट हम देख रहे हैं, क्लोरीनेशन का पार्ट यहाँ पे देखा जा रहा है। सो यहाँ पे क्लोरीनेशन होता है अनहाइड्रस FeCl3, यहाँ पे होना ही चाहिए, ये लिखा, अगर नहीं आपने तो आपका जो भी क्लोरीनेशन का यहाँ पे मार्क होगा वो जा सकता है, बिकॉज अनहाइड्रस FeCl3 एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सो क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन में अनहाइड्रस FeCl3 इट शुड बी देयर। सो ये है Cl2 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और HCl यहाँ पे मिलता है बाई प्रोडक्ट, HCl यहाँ पे मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, मतलब अगर हमने देखा तो ऑर्थो ग्रुप जो है ना, वो ऑर्थो डायरेक्टिंग जो होता है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी काफ़ी है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, स्टेरिकली, मतलब जहाँ वहाँ पे क्राउडिंग भी काफ़ी अच्छी वहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो इस क्राउडिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये मतलब ऑर्थो डायरेक्टिंग या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे देखो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये प्रोडक्ट क्या होता है, आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, बिकॉज ये पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है 1,4 वाला जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पे, उस प्रोडक्ट में अगर आप देखो तो आपको पहले तो सिमेट्री मिल जाती है। दूसरा केस ये है कि वहाँ पे कहीं भी चांसेस नहीं है स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग दिखाने के। क्राउडिंग की वजह से होता क्या है कि बेसिकली ये दोनों ग्रुप के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन की वजह से ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको मिला है वो प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक वहाँ पे क्या नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता, इसलिए वो ज़्यादा बनता भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर मिक्सचर में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये प्रोडक्ट आपको मिक्सचर में वहाँ पे मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट, और यू कैन से मेजर प्रोडक्ट, यू कैन से, मतलब यहाँ पे मिक्सचर में दो मिल रहे हैं आपको, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन भी है और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी है। अब द थिंग इज़ कि मैम इसको कैसे हम वहाँ पे सेपरेट आउट करेंगे, बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है या सेपरेट किया जाता है।
सेपरेशन मेथड उसी बेसिस पे वहाँ पे होती है। वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्टडी एनी ऑफ द सेपरेशन मेथड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेपरेशन। ठीक है, सो सिर्फ याद रखो कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे दोनों को वहाँ पे सेपरेट आउट किया जाता है। दैट्स इट। सो बेसिकली ये है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे हो रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अगर हो रहा है तो ये जो Cl है, बेसिकली Cl आपका वहाँ पे पहले टूटेगा, ठीक है, और वहाँ पे फिर बाद में क्या आएगा, वहाँ पे एक Cl आपके पैरा पोजीशन पे, एक Cl वहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ का एक Cl इधर, यहाँ का एक Cl उधर, ऐसा नहीं है। Cl जो है वो Cl पैरा या ऑर्थो पोजीशन को क्या करेगा, ग्रैब करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे बेसिक ये चीज़ है कि आपको पता है कि Cl ये जो यहाँ पे होता है Cl, बेसिकली ये Cl को अगर आप देखो तो Cl वहाँ पे इस तरीके का इफ़ेक्ट दिखा रहा है, मतलब माइनस आई इफ़ेक्ट भी दिखाता है, प्लस आर इफ़ेक्ट भी वहाँ पे दिखा रहा है। तो माइनस आई इफ़ेक्ट जो है वो भी वहाँ पे वो दिखा रहा है। माइनस आई इफ़ेक्ट रादर उसका क्या है, वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ जो भी इफ़ेक्ट है वो वहाँ पे दिखेगा। बेसिकली यहाँ पे हमने हेलोजिनेशन देखा है। हेलोजिनेशन का जो केस है यहाँ पे, ठीक है, हेलोजिनेशन का जो केस है यहाँ पे आपको कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और यू कैन से 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यू कैन से 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। मेजर प्रोडक्ट है पैरा वाला, मतलब 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। वाई इट इज़ सो, बिकॉज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के बीच में एक स्टेरिक मतलब हिंड्रेंस भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि क्लोरीन के जो भी वहाँ पे प्रेजेंट जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है उनके भी बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो रिपल्शन की वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मिक्सचर में ईल्ड के हिसाब से भी अगर देखो, ईल्ड के कंसर्न से भी अगर अब देखो तो ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट वहाँ पे कहलाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे हेलोजिनेशन यहाँ पे होता है वैसे ही नाइट्रेशन भी वहाँ पे हो सकता है। नाइट्रेशन के केस में हम क्या लेते हैं, बेसिकली नाइट्रेशन अगर आपको वहाँ पे करना है तो नाइट्रेशन के केस में हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया जाता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया जाता है। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर की ही अगर बात हो रही है तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है ये भी पहले समझना चाहिए। फिर नाइट्रेटिंग मिक्सचर में किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, अगर क्लोरोबेंजीन हमने लिया, अगर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन हमने किया तो रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ रही है वो हम वहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे हेलोअरेंस में रिएक्शंस हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो डिस्कशन हमारा हो चुका है। वहाँ पे नाइट्रेशन हम देख रहे हैं। क्लोरोबेंजीन के केस में नाइट्रेशन जब हम करते हैं तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या होता है, वहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, दो कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स, मिनरल एसिड्स हम यूज़ करते हैं। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 होता है और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, और हीट दी जाती है। सो वहाँ पे दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तो यहाँ पे होगा 1-क्लोरो-4-नाइट्रोबेंजीन है, 1-क्लोरो-2-नाइट्रोबेंजीन, ये एक प्रोडक्ट होगा। बेसिकली यहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी लिखा हुआ हो सकता है, मतलब कॉन्सनट्रेटेड HNO3, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ये सारा ना लिखते हुए वो एरो पे दे सकते हैं कि इट इज़ ट्रीटेड विथ अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। सो यू शुड नो वेरी वेल दैट कि व्हाट इज़ नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज़। नाइट्रेटिंग मिक्सचर एग्जैक्टली क्या होता है ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे हीट भी प्रोवाइड की जा रही है, दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ऑफकोर्स पैरा प्रोडक्ट जो होगा या 1-क्लोरो-4-नाइट्रोबेंजीन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट वहाँ पे कहलाएगा। नेक्स्ट है सल्फोनेशन का केस। अब यहाँ पे सल्फोनेशन में टेक्स्ट बुक में FO दिया है, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो, बट सल्फोनेशन का स्पेलिंग जो है वो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। सल्फोनेशन क्लोरोबेंजीन हमने लिया है,
और यहाँ पे फ्यूमिंग H2SO4 लिया जाता है। फ्यूम्स मतलब वो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे H2SO4 जो है ना, H2SO4 इतना वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए बेसिकली कि उसमें से फ्यूम्स बाहर निकल रहे हो। वैसे फ्यूमिंग H2SO4 लिया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सल्फोनेशन ऑफ हेलोअरीन। हेलोअरीन मतलब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का वहाँ पे सल्फोनेशन करना है, तो फ्यूम्स जहाँ से बाहर निकल रहे कंटिन्यूसली फ्यूमिंग H2SO4 वहाँ पे लिया जाता है। हीट भी वहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पे आपको सल्फोनिक एसिड्स मिलेंगे। ये अगर आपने हटा दिया, ये क्लोरीन हटा दिया या ये क्लोरीन आपने हटा दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना क्लोरीन हटाने से, वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है और वहाँ पे SO3H को प्रायोरिटी ज़्यादा है देन क्लोरीन। ठीक है, सो यहाँ पे देखो नाम में ये 1 और ये 2, मतलब कैसे लिखोगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 मतलब 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है। ये याद रखो कि SO3H और Cl ये जो होता है, इन दोनों के बीच में प्रायोरिटी आप किसे मिलेगी, वहाँ पे SO3H को मिलेगी। बिकॉज SO3H ग्रुप जब बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है ना, तो वो बन जाती है, वहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता है। तो वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, SO3H की वजह से। सो यहाँ पे प्रायोरिटी किसे जाएगी, SO3H ग्रुप को। सो ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, सो लिखा है 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे भी 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से आपको सल्फोनेशन का भी मैंने बता दिया। इसके पहले हमने लिखा था हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन जब हम करते हैं तो वी हैव टू हैव अनहाइड्रस FeCl3 विद अस। अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में ही क्लोरीनेशन हो सकता है क्लोरोबेंजीन का, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर क्लोरोबेंजीन टू बी क्लोरीनेटेड इन अ वेरी ईजीएस्ट मैनर। ठीक है, सो अनहाइड्रस FeCl3 का प्रेजेंस वहाँ पे था। नाइट्रेशन हम कर रहे हैं तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज concentrated H2SO4 and concentrated HNO3. and third one, if you go for a sulfonation, then sulfonation के केस में you have to use फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 वहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। दैट्स इट, फ्यूमिंग H2SO4 वहाँ पे यूज़ करना है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है FC रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेसिकली अल्काइलेशन भी हो सकता है और असाइलेशन भी हो सकता है। तो लेट्स सी कि अल्काइलेशन और असाइलेशन वहाँ पे क्या है। आपके टेक्स्ट बुक में वहाँ पे उन्होंने एक ही इसमें 2 दिए हैं, तो मैं आपको बता दूँगी कि किस तरीके से कब अल्काइलेशन कहा जाएगा और कब वहाँ पे असाइलेशन कहा जाएगा। बट बेसिकली इट इज़ अ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, FC रिएक्शन। देखो अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस में जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 तरीके के रिएक्शंस हैं। एक है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और दूसरी है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हेलोअरीन जो है वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में ये है कि जो हेलोअरीन होगा वो कोई भी मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ वहाँ पे रिएक्ट करेगा, असाइल क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करेगा। बेसिकली वहाँ पे हेलोअरीन रिएक्टेंट होगा ही, एक तरफ दूसरा रिएक्टेंट दूसरा जो है वो चेंज होगा, एक तरफ अल्काइल हैलाइड होगा, दूसरी तरफ असाइल हैलाइड होगा। ठीक है, सो असाइल हैलाइड्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड हमने लिया है, उनको असाइल हैलाइड्स वहाँ पे कहा जाता है। सो बेसिकली ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के 2 पार्ट हैं। एक्चुअल में आपको अब शॉर्ट नोट इस पे आती है। शॉर्ट नोट में सिर्फ उन्होंने कहा होगा कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है उसके बारे में शॉर्ट नोट आपको देनी है, या यू हैव टू एक्सप्लेन द फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो यू हैव टू हैव 2 सेक्शंस कि वहाँ पे दोनों भी सेक्शन आपको लिखने पड़ेंगे। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी लिखना पड़ेगा और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन भी लिखना पड़ेगा। सो खुद की तरफ से वहाँ पे ये मेंशन करो कि फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन means when haloarenes treated with any alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3, then the reaction is said to be फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या लिखोगे, when हेलोअरीन मतलब अराइल क्लोराइड्स जो होते हैं हेलोअरीन, when it is treated with you can say acetyl chloride or acetyl halides, then it is said to be फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन reaction.
ठीक है। सो ये दोनों के भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन है, तो वो एग्जाम्पल्स हमें देने हैं। बट यहाँ पे ये याद रखना होगा कि बोथ द रिएक्शंस, वेदर इट में बी अल्काइलेशन, वेदर इट में बी असाइलेशन, बोथ द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. Anhydrous AlCl3 should be present at that particular reaction, in this particular reaction. So reaction में अगर आप अनहाइड्रस AlCl3 को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो रिएक्शन में मार्क्स मिलना आपको पॉसिबल नहीं है। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू ऑल कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस में आपके जो कंडीशंस आप वहाँ पे मेंशन करते हो, कंडीशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंडीशन की वजह से ही वहाँ पे बहुत से चेंजेस होते हैं और वो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होती है। सो कंडीशन अगर आप नहीं लिखोगे, विदाउट कंडीशन अगर आप बोलोगे नहीं मैम हमने तो ये तो करेक्ट लिखा है, रिएक्टेंट लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, बिल्कुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। बिकॉज अभी भी ये क्यों मैं आपको इतना कंफर्म वे से बोल रही हूँ, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन अभी मतलब 12th का जब रिज़ल्ट लगा तब कुछ बच्चों ने 12th के जो भी पेपर्स है वो थोड़े सेटिस्फाइड नहीं थे उनके मार्क्स से। केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, सेटिस्फाइड नहीं थे तो उन्होंने फ़ोटोकॉपी जो है वो मंगवा ली थी। ठीक है, फ़ोटोकॉपी बोर्ड के ऑफिस से वहाँ पे मंगवा ली थी। फ़ोटोकॉपी में उन्होंने मुझे भेज दी थी कि देखो मैम कि इसमें कितने मार्क्स वहाँ पे मतलब इंक्रीज़ हो सकते हैं, आप वहाँ पे देख के बताओ। सो मैं आपको सही बोल रही हूँ कि वहाँ पे एक भी मार्क नहीं बढ़ रहा। वो उन्होंने क्या किया है, यही एग्जाम्पल था। फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन या अल्काइलेशन था, आई डोंट नो, बट इट वाज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इट इज़ कन्फर्म कि वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन वहाँ पे थी। सो ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में सिर्फ अनहाइड्रस AlCl3 नहीं लिखा है, बाकी यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी उन्होंने फॉर्म किए हैं, बट वहाँ पे गलती कर दी कि उन्होंने कंडीशन नहीं लिखी। मार्क्स नहीं दे सकते वो लोग, ठीक है, सीधे से वहाँ पे 0 वहाँ पे मार्क्स उनको मिले हैं। और उन मतलब स्टूडेंट का बोलना ये था कि यहाँ पे मार्क्स मिलने चाहिए, नहीं मिलते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत मतलब एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ को कि ऑर्गेनिक में कंडीशन अगर आप भूल जाओगे तो कंडीशन भूलने से आपको मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। मार्क्स गेन करना है तो यू हैव टू रिमेंबर द कंडीशंस अप्लाइड फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली मैंने इसलिए लिखा है कि बोथ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। अनहाइड्रस AlCl3 एरो पे होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन हमने लिया था, तो पहले से यही क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। क्लोरोबेंजीन लिया है, अल्काइल हलाइड से रिएक्शन हो रही है, मतलब हेलो अरीन की अल्काइल हलाइड से रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जो CH3 ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्लोरोटोल्यूइन और यहाँ पे 4 क्लोरोटोल्यूइन ये प्रोडक्ट मिलेगा। आप बोलोगे टोल्यूइन क्यों, आप क्लोरीन को हाइड करो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्लोरीन को हाइड कर दो। क्लोरीन को अगर हाइड आपने किया तो आपको अब वो हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का मतलब क्या होता है, टोल्यूइन होता है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 क्लोरोटोल्यूइन और यहाँ पे 4 क्लोरोटोल्यूइन, इस तरीके का वहाँ पे नेमिंग होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो हेलो अरीन है उसको एसिटिल हलाइड के साथ, यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड लिया है उसके साथ रिएक्ट करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। बेसिकली क्लोरीन को अगर आपने हटा दिया यहाँ से या यहाँ से, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एसिटोफिनोन का। एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर है वो, जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है क्लोरीन को हाइड करने के बाद, ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एसिटोफिनोन का। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसे प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पे देखो एसिटोफिनोन तो है ही, बट 1 क्लोरो एसिटोफिनोन कहा जाएगा और ये 4 क्लोरो एसिटोफिनोन कहा जाएगा। सो दिस वाज अबाउट रिएक्शंस ऑफ यू कैन से अराइल हलाइड्स, हेलो अरीन्स, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखे हैं हमने। हेलोजिनेशन देखा हमने नाइट्रेशन देखा, हमने सल्फोनेशन देखा, हमने फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस देखे। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में 2 तरीके के रिएक्शन देखे, एक है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, दूसरा है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। पहले फिर से रिपीट करती हूँ,
ये जो भी हेलोजिनेशन आपने किया था वो अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में किया था। नेक्स्ट, नाइट्रेशन जो भी आप कर रहे हो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर का होना ज़रूरी है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर। सल्फोनेशन का केस अगर हमने देखा तो इन सल्फोनेशन केस वी हैव टू यूज़ अ फ्यूमिंग H2SO4, हीट भी वहाँ पे देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट चाहे अल्काइलेशन हो चाहे असाइलेशन हो, दोनों रिएक्शंस जो होते हैं दे आर कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में वो रिएक्शंस वहाँ पे होने वाले। दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ अराइल हलाइड्स। सो स्टूडेंट्स, टेक्निकली अगर देखो, सो जो भी डिलीटेड सिलेबस है या डिलीटेड पोर्शन है उसमें से अगर आप देखो तो टेक्निकली अब हमारा ये हैलोजन डेरिवेटिव्स का चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। बट बेसिकली हम सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे, बिकॉज जो CET का टेस्ट होता है तो CET के टेस्ट में काफ़ी बार यूजेस पे क्वेश्चन आते हैं, जो कि आगे का सब टॉपिक दिया है कि यूजेस ऑफ यू कैन से हेलो अरीन, हेलो अल्केन एंड एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑन इट, ठीक है। मतलब इन एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो उसके भी बेसिस पे आगे का सब टॉपिक दिया हुआ है। तो वो टॉपिक भी मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, बिकॉज ये टॉपिक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज CET में जो टॉपिक डिलीटेड है उसकी लिस्ट अभी तक हमारे पास नहीं है। जनरली ये होता है कि बोर्ड के जो भी चैप्टर्स होते हैं उसके ही वहाँ पे चैप्टर्स जो होते हैं वही CET में वहाँ पे लिए जाते हैं, या उतने ही टॉपिक्स वहाँ पे कवर किए जाते हैं। बट ठीक है, अभी तक सिलेबस का उतना अंदाज़ा नहीं है, तो लेट्स सी कि जो भी छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा टॉपिक है वो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। सो ये बेसिकली टेक्निकली हमारा ये चैप्टर जो है इट इज़ टोटली कंप्लीटेड, ठीक है। हैलोजन डेरिवेटिव्स का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वहाँ पे क्या करने वाली हूँ, जो भी यूजेस है यूजेस पे वो लेक्चर वहाँ पे रहेगा, और कुछ क्वेश्चन का भी डिस्कशन वहाँ पे होगा। क्वेश्चन आंसर्स लिखते जाओ, और आगे का जो MCQ वाला एक DPP होगा या असाइनमेंट व्हाटएवर यू हैव टू, कि वो जो असाइनमेंट है DPP है वो आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे तक वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली अभी के लिए इतना कंप्लीट हुआ है हमारा। अराइल हलाइड्स में ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है। अराइल हलाइड्स में यू हैव टू हैव वुड्स फिटिग रिएक्शन याद रखनी है आपको। वुड्स फिटिग रिएक्शन इज जस्ट यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, ठीक है। उसमें डाइफिनाइल का जो भी प्रिपरेशन है वो याद रखो। उसके बाद जो डिस्कशन हमारा हुआ था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं वो अराइल हलाइड में क्यों नहीं होते, ये रीजंस भी दिए थे मैंने। और उसके साथ साथ अराइल हलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करवाए जाते हैं, क्या किया जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। आज के इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक और यू कैन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन हेलो अरेन्स हमने आज क्या किया है, कंप्लीट किया है। सो अभी जस्ट टेक मैं आपको वहाँ पे बोल रही हूँ कि टेक्स्ट बुक जो है वो टेक्स्ट बुक आप आपके पास रखो। कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन मैं यहाँ पे करने वाली। अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 233 जो है उस पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने कहा है वहाँ पे कि क्या किया जाए कि हेलो अरीन्स गिव रीजंस बोले हैं वहाँ पे। हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स। मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए बेसिकली। हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स। हेलो अरीन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, उन्होंने स्पेसिफिक ऐसे पूछा नहीं है कि टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि हेलो अरीन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। बहुत से रीजंस है, 2 रीजंस तो कन्फर्म है वहाँ पे, रेजोनेंस है और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन का स्टेट है वहाँ पे, वो आपको देना पड़ेगा। और एक हेलो अरीन का एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल में ये बताना पड़ेगा कि रेजोनेंस की वजह से जो लोन पेयर वहाँ पे प्रेजेंट है हैलोजन पे, वो रेजोनेंस में वहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्काइल हलाइड्स 2 पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर।
अल्काइल हैलाइड्स 2 पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। ये डिस्कशन काफ़ी अच्छे से हुआ है हमारा कि अल्काइल हैलाइड की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें ये डिस्कशन मैंने किया था। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो अल्काइल हैलाइड और वाटर, अल्काइल हैलाइड को वाटर में मिक्सअप करना है तो बेसिकली उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो पहले अल्काइल हैलाइड में ब्रेक होना चाहिए और वाटर के बीच में भी ब्रेक होना चाहिए और फिर नए बॉन्ड फॉर्म होने चाहिए, तब सोल्यूबल हो सकता है। बट क्या प्रॉब्लम है कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो वहाँ पे वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ नहीं सकते। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी कैरिड आउट अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। अनहाइड्रस मतलब जहाँ पे वाटर का प्रेजेंस नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है, ठीक है, वो अनहाइड्रस कंडीशन में की जाती है। बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करने पर मतलब हमने देखा ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो बेसिकली वाटर के साथ भी रिएक्ट वहाँ पे कर सकता है। अल्काइल हैलाइड्स आर जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। वही है कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए हैलोजिनेशन ये बेस्ट मेथड नहीं है। बिकॉज हैलोजिनेशन जो होता है मतलब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन जो होता है, द मेथड कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट मोनो हैलोजन स्टेज। ठीक है, वी विल गेट मिक्सचर ऑफ मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा हैलो कंपाउंड्स which are not you can say easy to separate out. So extra efforts and extra expenditure is required, so it is not a profitable method. फोर्थ क्वेश्चन दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। SN1 SN2 के जितने पॉइंट्स मैंने दिए हैं वो पॉइंट्स डिटेल में लिखने हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इम्पॉर्टेंट होगा वहाँ पे, जैसे बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग का पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट होगा। सॉल्वेंट आप कौन सा यूज़ करते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 में यूज़ होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है SN2 में, ये पॉइंट्स लिखने हैं। एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको क्या करना है वहाँ पे लिखना है। पहले 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर निकालो। 2-क्लोरोब्यूटेन के स्ट्रक्चर में यू हैव टू मार्क दैट पर्टिकुलर कायरल कार्बन। सेकेंड कार्बन जो होगा वो वहाँ पे एस्टेरिक्स से मार्क करना होगा कि इट इज़ अ कायरल कार्बन। देन शो इट विथ अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, C2H5 वगैरह वो निकालो वहाँ पे स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल एक्टिविटी वहाँ पे शो करो। ठीक है, सो ये है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग, जो है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ये पहले मैं बता रही हूँ, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन कौन सी रिएक्शन है। एनिलीन को पहले डायअज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करो। डायअज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के बाद Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट करो, सो यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। ठीक है, प्रोपीन टू नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन टू नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन से रिएक्शन करनी है। नाइट्रोप्रोपेन आपको चाहिए वहाँ पे, प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन चाहिए। क्या करोगे देखो आप, और वो भी 1 नाइट्रोप्रोपेन वहाँ पे मिलना चाहिए। ये कन्वर्ट द फॉलोइंग आप करके देखो, नहीं आए तो वो मैं बताऊँगी। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के डिस्कशन वहाँ पे होंगे। बस उसके साथ साथ ये जो यूजेस है, यूजेस भी हम लोग क्या करेंगे कवर करेंगे। यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें